अगेन आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में 28 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है रोज, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। 28 अक्टूबर के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। प्रसिद्ध फोक डांसर और पद्मश्री कनक राजू का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो कनक राजू से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है गुसाड़ी लोक नृत्य के लिए। तेलंगाना का एक लोक नृत्य गुसाड़ी, इसके लिए 2021 में कनक राजू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अभी सुर्खियों में क्यों है? इसलिए क्योंकि हाल ही में इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कनक राजू, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। देखिए, पहले एसएससी ने ही इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। 2021 में इनको दिया गया था पद्मश्री, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैंने आपको बोला, याद रखिएगा। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। गुसाड़ी फोक डांस जो कि फेमस है तेलंगाना में, तेलंगाना का एक लोक नृत्य है। वहां पर आदिलाबाद जिला, वहां पर एक जनजाति निवास करती है, गोंडुलू ट्राइब्स। वो स्पेशली एक जो ये जनजाति, यहां पर समझिएगा, गोंडुलू जनजाति, इसमें जो राजगोण होते हैं उनके द्वारा अलग अलग त्योहार पर स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। तब त्योहार के रूप में एक नृत्य किया जाता है और इसे ही कहा जाता है गुसाड़ी फोक डांस या लोक नृत्य। इसको नेशनली और इंटरनेशनली काफी पहचान दिलवाई थी। किसने? पद्मश्री अवॉर्डेड कनक राजू ने, काफी फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके बारे में काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। कनक राजू का संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। 2021 में गुसाड़ी लोक नृत्य के लिए, फोक डांस के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित थे कनक राजू। किस डांस से हैं, किस लोक नृत्य से? क्वेश्चन हमारा ये था। तो गुसाड़ी फोक डांस या लोक नृत्य। आगे आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो देखिए, यहां पर यह सर्वोच्च खेल सम्मान नहीं है, समझना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया है, यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। ये अलग है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड देता है भारत का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अभी इसका नाम बदला गया और नाम किया गया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। डन। एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिए, समझिएगा। हाल ही में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वर्ष 2024 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद करने का निर्णय लिया। यहां पर इसको बंद करके इसी की जगह पर एक नया अवार्ड शुरू किया गया, जिसको नाम दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें कि ये क्या है, तो ये जो पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है खेलों के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म में, उसमें योगदान के लिए नॉर्मली दिया जाता है। ठीक है, पहले नाम था ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अब नाम कर दिया गया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, 2023 के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। पहले, फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर मंजूषा कंवर। सेकेंड, हॉकी प्लेयर विनीत कुमार। और थर्ड है कविता सेल्वा राज। ठीक है, 3 लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2023 में, लास्ट बार।
और अब तो नाम बदल दिया गया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अदर जो खेलों के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं उन पर भी यहां पर हम नजर डालते हैं, ध्यान से सुनना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था खेलों के क्षेत्र में यह अवार्ड है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अब नाम है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यह अलग है और वो अलग था जिस पे हमारा क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में, खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, 2023 में लास्ट बार बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद अर्जुन अवार्ड, यह अलग है। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2023 में अर्जुन अवार्ड काफी सारे लोगों को दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको यहां पर मैंने आपके लिए मेंशन किया है, एक एक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब सारे नाम पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, याद रख लेना। वैसे सारे यहां पर जो पूछे जा सकते हैं वही मैंने लिए हैं, तो एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा। मैं आपको काम काम के जो हैं वो बता देता हूं। शीतल देवी पैरा आर्चर, ये काफी सुर्खियों में रहती है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मोहम्मद शमी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिकेटर है, बहुत ही फेमस। अदिति गोपीचंद्र स्वामी आर्चर हैं, ये भी काफी सुर्खियों में रहती है। तो पढ़ सबको ही लेना, लेकिन यहां पर दो तीन जो मैंने स्पेशली मेंशन किए हैं उनको स्पेशली याद रखना। एक प्राची यादव पैरा कैनोइंग, ये भी काफी फेमस है, तो इनको याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए यह शुरू किया गया था। दो अलग अलग कैटेगरी में लास्ट टाइम दिया गया था 2023 में। रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया। कुश्ती में श्री ललित कुमार, शतरंज के खिलाड़ी आरबी रमेश, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, हॉकी के लिए शिवेंद्र सिंह और मलखंब के लिए गणेश प्रभाकर देवरुखकर, ये 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, ध्यानचंद्र अवार्ड। इसके अलावा लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड है 2023 में लाइफ टाइम कैटेगरी या लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया था। गोल्फ के खिलाड़ी जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी के भास्करन ई और टेबल टेनिस के जयंत कुमार पुसीलाल। ठीक है, तो ये 3 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में, और रेगुलर कैटेगरी में 5 खिलाड़ियों को दिया गया, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। कौन सा अवार्ड है, अगर मैंने गलती से नाम दूसरा लिया हो तो नोट करना, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर रहे हैं। खेल प्रशिक्षकों को या कोचों को दिया जाने वाला अवार्ड है। शुरुआत कब, 1985 में। ठीक है, अब ये तो हो गए खेल अवार्ड। एक और है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। समझना, यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में योगदान दिया हो। यह भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है। 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, और इसी में इसकी रनर अप यूनिवर्सिटी रही थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की। 2023 का अवार्ड है। ठीक है, तो यहां पर खेलों के क्षेत्र में मैंने आपको सारे अवार्ड एक बार बता दिए हैं। आई होप आपने नोट किए होंगे, ध्यान से सुने होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, कल भी मैंने आपको इसका अपडेट दिया था। आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर दिवाली की सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज जितने भी हैं वो अप टू 80% तक ऑफ में अवेलेबल है। ठीक है, कूपन कोड मैंने आपको 2 बताए थे कल, लक्ष्मी और दिवाली। 1000 से नीचे एमआरपी के जो भी कोर्सेस है वहां पर आप लक्ष्मी कूपन कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं सारे कोर्सेस पर, और ऐसे कोर्सेस जिनकी वैल्यू 1000 से ज्यादा है वहां पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। काफी आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प करने वाले सारे कोर्सेस आपको रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे।
आप चेकआउट कीजिए दोनों एप्लीकेशन को। आप वहां पर चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, देखिए क्रेजी जीके ट्रिक का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सभी तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, देश में गरीबी के कारण या किसी भी अदर प्रॉब्लम के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी लोगों तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचे, यही क्रेजी जीके ट्रिक का मेन मोटिव है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कोर्सेस होते हैं हमारे काफी नॉमिनल चार्जेस में होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉमिनल चार्जेस होने के कारण उसको चीप कंसिडर भी किया जाता है, लेकिन आप समझिए हमारा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। इसके अलावा देखिए यहां पर मैं आपको कुछ कोर्सेज बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए सारी एग्जाम्स में ये काम आएंगे और वनडे एग्जाम में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए 100 जीएस अक्षय सर का मैंने आपको कल भी बताया था। यहां पर स्पेशली इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बायलैंग्वेज कोर्स से, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। देखिए इसका जो प्राइस है वो नॉर्मली 1700 रुपए है। ठीक है, 10 दिन तक ये आपको, अभी क्योंकि लॉन्च हुआ है तो आपको 999 में ये अवेलेबल हो रहा है, 999 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। लेकिन 10 दिन के बाद इसके देखिए प्राइसिंग बढ़ जाएगी, अभी आपकी दिवाली के लिए, क्योंकि काफी हमको स्टूडेंट के लगातार कॉल आ रहे थे कि सर थोड़ा सा प्राइसिंग कम की जानी चाहिए। तो अभी के लिए दिवाली का देखिए आप सभी को हमें तोहफा भी देना था, तो इसके लिए अभी के लिए आपके लिए इसकी जो प्राइस है वो नॉमिनल मिल रही है, लेकिन हो सकता है 10 दिन के बाद आपको ये इस प्राइस पे अवेलेबल ना हो। तो अगर आप GS 100R को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अक्षय सर ने देखिए ये सारे GS के टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा कवर करवाया है। आप अगर एक डेमो वीडियो भी देखेंगे तो आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी है आपकी, अगर आपको डाउट है तो नीचे मैं आपको नंबर दे देता हूं हेल्पलाइन, इस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब ज्यादा समय ले लिया है मैंने आज, लेकिन आप समझिए कि इतना नॉमिनल प्राइजेस आपको आगे शायद ना मिले, तो आप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में 100R GS के कोर्स की मैं आपको लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया? तो यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का जो पदभार है वो ग्रहण किया है राजीव घई ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी, सैन्य संचालन के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजीव घई। ठीक है, देखिए यह है राजीव घई, इमेज देख लीजिए। पहले भी RRC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उस वक्त का था, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है। अक्टूबर 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को देखिए भारतीय सेना का डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हाल ही में अपॉइंट किया गया। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के स्थान पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अपॉइंट किया गया। अब आप सोचेंगे कि सर ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का एक्चुअल में काम क्या है? तो देखिए पद की बात करते हैं। भारतीय सेना या आर्मी में एक उच्च स्तरीय पद होता है। भारत में आर्मी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है उनकी देखरेख करना, उन ऑपरेशंस को बोल सकते हैं कंट्रोल करना, संचालित करना, यह काम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री का। ठीक है, मिलिट्री के सारी ऑपरेशन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री के मध्य में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का होता है। हाल ही में इस पद पर कौन अपॉइंट किए गए, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये अपॉइंट हुए हैं राजीव घई। याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पशु स्वास्थ्य के लिए
25 मिलियन के पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा आंसर डी। डिटेल देखेंगे तो और इजी हमें यह समझ में आएगा। देखिए, भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मंत्री हैं, ठीक है, राजीव रंजन सिंह, इन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नई दिल्ली में 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की घोषणा की है। मतलब भारत में पशुधन जनगणना होगी, 21वीं है ये आजादी के बाद से। और इसी के साथ एक फंड की भी शुरुआत की है, एक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। भारत में पशु स्वास्थ्य के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए $25 मिलियन का ये पूरा फंड है। G20 महामारी निधि, जो कि G20 भारत में जो सम्मेलन हुआ था ना, उस समय जो G20 पेंडेमिक फंड की बात की गई थी, वो जो जारी किया गया था, उसके माध्यम से पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को पैसा दिया जाएगा। कितना? $25 मिलियन। इस फंड से या पैसे से होगा क्या? पशु स्वास्थ्य के लिए काम किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पशुओं में जो फुट और माउथ डिसीज होते हैं, देखिए पैरों में आपने देखा होगा क्या कहते हैं उसको हिंदी में, खुर पका, है ना, पैर पक जाते हैं, मुंह भी पक जाता है। तो माउथ और फुट से संबंधित जो डिसीज है, और एक ब्रुसेलोसिस, जानवरों से इंसान में फैलने वाली डिसीज है ना, ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो इन सभी को खत्म करना, इससे निपटना पर्टिकुलर इस फंड का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी टोटल राशि इस फंड में कितनी दी जाने वाली है? $25 मिलियन। फंड का नाम क्या है? पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। 21वीं पशुधन जनगणना अभियान, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया है। पशुओं को काउंट किया जाएगा देश में, ठीक है। यह जो जनगणना है 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक की जाने वाली है। सारे पशुओं को गिना जाएगा भारत में, पशु जनगणना है, समझना इसको। 16 प्रजातियों की गणना की जाएगी पशुओं की। सबसे पहली बार देश में जो पशु गणना है वो 1919 से लेकर 1920 में की गई थी। आजादी के पहले से ही शुरू हो गई है, करेक्ट कीजिएगा। 1919 से 1920 जिस समय हमारे यहां पर असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय से भारत में पशु जनगणना की जा रही है, पशुधन गणना की जा रही है अंग्रेजों के शासनकाल से, ठीक है। और अब जो लास्ट पशुधन जनगणना थी 20वीं, वो की गई थी 2019 में, और अब की जाएगी 2024 में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 5 साल के टाइम पीरियड के डिस्टेंस में इसको नॉर्मली किया जाता है। पशुओं के बारे में पता होना चाहिए कितने पशु हैं, है ना। 16 प्रजातियों को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि भाई उनके जो पशु स्वास्थ्य है उसके लिए आगे चलकर काम किया जा सके, ठीक है। तो 21वीं पशुधन जनगणना होने वाली है देश में 2024 से लेकर 2025 में, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं थेचर विश्वनाथ नरेंद्रन, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, चेयरमैन बोल लो आप। देखिए, अक्टूबर 2024 में टाटा स्टील के सीईओ थेचर विश्वनाथ नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हाल ही में नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। पहले कौन हुआ था? तो देखिए, भारतीय सज्जन जिंदल 2021 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पहले चेयरमैन के रूप में चुने गए थे, और अब दूसरे चेयरमैन चुने गए थेचर विश्वनाथ नरेंद्रन, जो कि भारत में टाटा स्टील के सीईओ के पद पर है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनका एक संगठन है। स्टील इंडस्ट्रीज के अधिकारों के लिए वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई संस्था बात करेगी तो वो कौन होगी? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। आपने देखा होगा हमारे यहां भी अगर कोई कपड़ा मार्केट है तो उसका एक एसोसिएशन होता है ना। वो क्या करता है? पूरे कपड़ा मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उनके लीडर के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो काम करता है।
तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड में स्टील इंडस्ट्रीज के अधिकारों को सुरक्षित रखना और स्टील इंडस्ट्रीज के अधिकारों की रक्षा करना वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है। चेयरमैन के रूप में इंडियन अपॉइंट हुए हैं कौन? थेचट विश्वनाथ नरेंद्रन। डन, आगे आइए। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन पहले आंसर लेंगे फिर समझेंगे कि क्या बला है। देखिए, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है मोरमुगाओ पोर्ट। जानते कहां आता है? भारत के गोवा राज्य में। लोकेशन देखें तो आप ये इंडिया का मैप देखेंगे, पर्टिकुलर आपको यहां पर एक लोकेशन दिखेगी, ठीक है, गोवा में है मोरमुगाओ पोर्ट। देखिए, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। समुद्री जहाजों का जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसकी मात्रा को नापता है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स एक रिपोर्ट है जहाजों के प्रदूषण का आंकलन करने के लिए। अब यहां पर इसके तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स की बात करें तो देखिए, जिस भी पोर्ट ने अपने यहां पर ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को लागू किया है वो क्या करेगा? अगर किसी भी जहाज के द्वारा प्रदूषण कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, तो उसको टैक्स में छूट देगा बंदरगाह पे, ठीक है। तो अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को, एक प्रोत्साहन प्रोग्राम है ताकि जहाज जो हैं वो अपने प्रदूषण को कम करने के लिए काम करें, जहाज के मालिक, ऑनर, ताकि भाई अगर वो पोर्ट पर आते हैं तो उनको पोर्ट फी पर छूट मिल जाए। तो यह है ग्रीन शिप इंसेंटिव्स, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स का स्कोर होगा किसी भी शिप का, उसको उतनी ज्यादा टैक्स में या पोर्ट फी में रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को उतना ज्यादा कम कर रहा है जितना ज्यादा उसका स्कोर है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स का, ठीक है। तो भारत में गोवा में जो मोरमुगाओ बंदरगाह है ना, उसने हाल ही में इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को अपने यहां पर लागू किया है। कोई भी जहाज अब अगर मोरमुगाओ पोर्ट पर आता है, प्रदूषण नहीं कर रहा है और इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स में उसका स्कोर हाई है, तो उसको जो पोर्ट फी है उसमें छूट दी जाएगी। डन। इससे होगा क्या भाई? पूरे वर्ल्ड में वायु प्रदूषण है ना और जो जल प्रदूषण है उस पर कंट्रोल होता है ऐसे इनिशिएटिव से। इस पहल और मान्यता से मोरमुगाओ पोर्ट एक इंपॉर्टेंट इको फ्रेंडली पोर्ट बन गया है और पूरे वर्ल्ड में जो एयर क्वालिटी की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, अब उसमें सहयोग कर रहा है कौन? मोरमुगाओ पोर्ट, ठीक है। तो ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को लागू करने वाला देश का पहला पोर्ट कौन? मोरमुगाओ पोर्ट। कहां पर? गोवा में। एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया गया है सिंगापुर में। नाम से समझ में आ जाएगा, क्लीन एनर्जी के लिए यहां पर डिस्कशन किया गया होगा। एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 आयोजन कहां? सिंगापुर, ठीक है। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन सिंगापुर में जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह है उसके एक हिस्से के रूप में किया गया। सम्मेलन का आयोजन नॉर्मली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सिंगापुर गवर्नमेंट की। आयोजन सिंगापुर में हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्लीन एनर्जी के लिए स्ट्रेटेजीज पर चर्चा की गई कि कैसे पूरे वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके उत्थान के लिए कैसे काम किए जा सकते हैं, है ना। तो इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। इसके अलावा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जल्दी, इस पर भी यहां पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 आयोजन कहां पर? सिंगापुर। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है?
देखिए ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। पहली रिपोर्ट है तो आप याद कर लीजिए, बाकी कौन जारी करता है आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर पहली रिपोर्ट है तो हमको इंडिया की रैंक देखनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, 180 देशों की सूची में भारत को 176 रैंक पर रखा गया है। नेचर कंजर्वेशन, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है, उस देश की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो नेचर के कंजर्वेशन के लिए कितनी इफेक्टिव है, लोगों में कितनी ज्यादा अवेयरनेस है ना। तो ये कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में 180 देशों में इंडिया को 176 रैंक पर रखा गया। ठीक है, दुनिया के नेचर कंजर्वेशन के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में भारत भी शामिल है। 176, 180 5 देशों में शामिल हो गया। इंडिया के अलावा देखो 177 रैंक पर कौन है, माइक्रोनेशिया, 178 पे इराक, 179 पर तुर्की और 180 पर है किरीबाती। इंडिया की रैंक हम याद रखेंगे 176। ठीक है, इंडेक्स में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग फर्स्ट नंबर पर, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 पहले नंबर पर लग्जमबर्ग, सेकेंड पर आ जाता है इसके अलावा यूरोपीय देश एस्टोनिया और थर्ड पर आ जाता है डेनमार्क, पहला लग्जमबर्ग। इंडिया की रैंक 180 में से 176। जैसा कि मैंने आपको बोला था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करते हैं, एक तो इजराइल की यूनिवर्सिटी है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, ये जारी करती है, और एक स्कूल भी है जिसे कहा जाता है द गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि सूचकांक पहला है ना, तो फिर हमको याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट रैंक तो याद रखनी पड़ेगी। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में पहली बार जारी किया गया। 180 कंट्रीज में से भारत को 176 रैंक पर यहां पर रखा गया है। डन। देखिए इंडेक्स के जो मेजर पिलर्स हैं जिनके आधार पर तैयार किया जाता है इंडेक्स को, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को किसी भी देश में कितना ज्यादा खतरा है, ऑब्वियस सी बात है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं होगी तो खतरा होगा। गवर्नमेंट के पास क्षमता कितनी है कि भाई वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, भविष्य में कैसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करने वाली है एनवायरमेंट की रक्षा के लिए, किसी भी देश का लैंड मैनेजमेंट कितना अच्छा है ना, जंगलों को काट के शहर बसाए जा रहे हैं तो भाई मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं कि भाई जंगल भी सेफ हैं और शहरी लोग भी सेफ हैं। तो ये अलग अलग कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ अलग अलग डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। रैंक इंडिया की 176। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसको जीतने वाली पहली इंडियन है रचल गुप्ता। यहां पर इमेज देखिए, यह है रचल गुप्ता। ठीक है, आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था 2024 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का। भारत में पंजाब की रहने वाली रैचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है, और इस तरीके से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली रैचल गुप्ता पहली इंडियन है और थर्ड एशियन विमन है। ठीक है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रैचल गुप्ता जो कि पंजाब से है, उसने अपने नाम किया, पहली इंडियन है इस सौंदर्य प्रतियोगिता को जीतने वाली। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट WTT चैंपियनशिप इवेंट, इसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन बनी है, पता है कौन? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा से मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं, इनसे क्वेश्चन आता है किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस है ना। वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन की टॉप 25 जो वर्ल्ड की महिला टेनिस प्लेयर है ना, उसमें मनिका बत्रा पहली महिला है इंडियन जो कि आई है 24 नंबर पर, कुछ समय पहले की न्यूज है।
अब इन्होंने, मनिका बत्रा ने WTT चैंपियंस इवेंट का आयोजन, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, उसमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्वालिफाई के लिए जो मुकाबला हुआ था उसमें इन्होंने रोमानिया की प्लेयर को हराया। नाम छोड़ दो, पर यह याद रख लो कि WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर कौन? मनिका बत्रा। याद रहेगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। और WTT चैंपियंस इवेंट का आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया है फ्रांस में। ठीक है, मनिका बत्रा के बारे में कैजुअल फैक्ट आपको बता देता हूं। नई दिल्ली से बिलोंग करती है, टेबल टेनिस की बहुत ही फेमस प्लेयर है। खेलों में उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था मनिका बत्रा को, और खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है 2020 में। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप या चैंपियंस इवेंट टेबल टेनिस का एक टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। तो WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर कौन? मनिका बत्रा। ठीक है, 28 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा, ध्यान से पूरे सेशन को देखा। अब फटाफट लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं, MCQs फॉर्म में आंसर लेंगे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किए गए? संजीव खन्ना। 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार समिट या कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इंडिया, नई दिल्ली में। रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित प्लेयर है? तो हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल। ठीक है, सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज से किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है? तो इंडिया और सिंगापुर। शतरंज खेल में 2800 इलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन? तो ये हो जाएंगे अर्जुन एरिगेसी, शतरंज ग्रैंड मास्टर। बायोडायवर्सिटी पर 16th COP का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन की अपर लिमिट थी 10 लाख, उसको बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये किया गया है 20 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश के नागायालंका में, है ना, मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित किया जा रहा है। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है? तो यह है राजस्थान के एक प्रजनन केंद्र में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन केंद्र है, वहां पर कृत्रिम गर्भाधान से एक चूजे का जन्म हुआ है पहली बार। बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया गया कहां पर? पटना, बिहार के पटना में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब मैं आपको लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर बता देता हूं। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिन जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में। अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी की बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की बात करता है। ठीक है, आंसर मिल गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, हमने बात भी की है आज। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इंडियन। नवजीवन और यंग इंडिया किसके साप्ताहिक समाचार पत्र हैं या पत्रिका हैं? तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।